अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और इसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन का टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें अब तक हमने ब्रेन के जो दो पार्ट्स हैं यानी हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, उसका कुछ इंट्रोडक्शन हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम इसका रिमेनिंग पार्ट यानी फोर ब्रेन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो हाइंड ब्रेन है और मिड ब्रेन है उन दोनों को लोअर ब्रेन भी कहा जाता है। मैंने बताया ब्रेन की कई तरह की डिवीजन्स हैं, लेकिन आपके इंट्रोडक्शन के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हम सिर्फ इस डिवीजन को लेंगे, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। इसके अलावा लोअर ब्रेन और हायर ब्रेन, इस तरह डायनसेफ्लॉन, टेलेंसेफ्लॉन, कई तरह की डिवीजन्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किस लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन के अतबार से हम इसे हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन में डिवाइड करते हैं। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन को लोअर ब्रेन भी कहते हैं। ये ह्यूमंस में और एनिमल्स में एक जैसा होता है और जो सर्वाइवल के लिए हमारी स्किल्स हैं, हार्ट रेट मतलब ब्रीदिंग है, हमारी मूवमेंट्स हैं, इसके अलावा हमारी हार्ट बीट है, इस तरह के जो आस्पेक्ट्स हैं हमारी फंक्शनिंग के, उनको कंट्रोल करता है। और ये लोअर लेवल की फंक्शनिंग मानी जाती है क्योंकि ये जानवरों में भी वैसी है, हमारे अंदर भी वैसी है। लेकिन एक जो ब्रेन का पार्ट है जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, वो ह्यूमंस में बड़ा डेवलप्ड है। फोर ब्रेन जो है वो ह्यूमंस का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पार्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर जो एनिमल्स या जैसे हम कहते हैं मैमल्स। तो मैमल्स में जो है ह्यूमंस का जो फोर ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है जी। तो इसे भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन में बेसिकली हम 3-4 जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं उनको ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिनमें लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम की। प्रीवियस वीडियो में हमने जिक्र किया था ब्रेन स्टेम का। हाइंड ब्रेन के दो पार्ट मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। स्टेम यानी कि तना जिसके ऊपर ब्रेन सारे का सारा बाकी रखा हुआ है। इस ब्रेन स्टेम के बैक साइड पर सेरिबेलम है, वो भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये जो ब्रेन स्टेम है जहाँ जाकर ये ख़त्म होता है, इसके बॉर्डर पर एक डोनट शेप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का एक सिस्टम मौजूद है। ठीक है जी। लिम्बिक मीन्स बॉर्डर, ग्रीक का वर्ड इसका मतलब है बॉर्डर। तो ये ब्रेन स्टेम के बॉर्डर पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का एक सिस्टम है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। तो लिम्बिक मीन्स बॉर्डर, इसमें 8 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, सिंगुलेट जाइरस, सेप्टल न्यूक्लियाई, इस तरह के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस है। ठीक है जी। इससे लिम्बिक सिस्टम जो इसको ऑल्फैक्टरी बल्ब का नाम भी देते हैं क्योंकि जो नोज से आने वाली इंफॉर्मेशन है, स्मेल को अंडरस्टैंड करने वाली, उसे बेसिकली लिम्बिक सिस्टम कॉम्प्रिहेंड करता है। इसलिए इसे हम ऑल्फैक्टरी बल्ब भी कहते हैं क्योंकि जो हमारी स्मेल की सेंस है उसको ऑल्फैक्टरी सेंस कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो कुछ बेसिक इमोशंस हैं, मेजर इमोशंस जो हैं, जैसे एंगर और फेयर, और जो हमारे बेसिक मोटिव्स हैं जैसे हंगर, थर्स्ट वगैरह, इनमें ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक शॉक के प्लेजेंट या अनप्लेजेंट जो भी इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको महसूस करता है, उसको समझने में मदद देता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मैंने दो जो इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे उनका जिक्र किया था कि हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस स्पेशलाइज्ड पार्ट है मेमोरी के लिए। लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो हैं वो प्रूव हुआ है कि वो हिप्पोकैम्पस में सेव होती हैं। और एमिगडाला स्पेशली इंपॉर्टेंट है जो हमारे वाइब्रेंट इमोशंस हैं जैसे फेयर है और इग्रेशन, इनको बेसिकली कंट्रोल करता है एमिगडाला। ये दोनों मिलकर भी मेमोरी को एक्चुअली मेमोरी पर काम करते हैं, लेकिन मेनली मेमोरी पर हिप्पोकैम्पस काम करता है। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो है वो हिप्पोकैम्पस में सेव होती हैं। ये तो जी हमारा था लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के बाद है जी थैलेमस। थैलेमस एक जैसे दो एग्स, ट्विन एग शेप स्ट्रक्चर ये ब्रेन स्टेम के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है जी। ये बेसिकली जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, जिसका हमने बाद में जिक्र करना है, उसके और ब्रेन स्टेम यानी जो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, उनके दरमियान एक लिंक का काम करता है। और ये मेयरली एक
सेंसरी सेंटर है। यहाँ बेसिकली तमाम जो आ रही हैं सेंसरी नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन, वो सारे की सारी आती है थैलेमस के पास। थैलेमस बेसिकली एक रिले सेंटर के तौर पर काम करता है, और रिले सेंटर यानी जिसको टेलीफोन एक्सचेंज होती है, पुराने ज़माने में टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करती थी, तमाम कॉल्स पहले एक्सचेंज में जाती थी, वहाँ से आगे जहाँ से लाइन मिलानी होती थी वहाँ आगे मिला दी जाती थी। इसी तरह ही जो थैलेमस है वो भी एक ट्विन एग शेप स्ट्रक्चर है और ब्रेन स्टेम के ऊपर रखा हुआ है, और एक रिले सेंटर का काम करता है। सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन बेसिकली इसके पास आती है। यहाँ से आगे जो सेरिब्रम है, सबसे बड़ा पार्ट है, वो तकरीबन हमारे फॉरहेड से लेकर हमारे हेड के सेंटर तक ऑलमोस्ट फैला हुआ है। तो उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो मुख्तलिफ कामों के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। तो ये थैलेमस डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सेरिब्रम के किस हिस्से में जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा सेरिब्रम जो है वो पेन, ग्रीफ, सॉरो, इस तरह के जो इमोशंस हैं इनमें अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्लीप और अवेकनिंग में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसमें RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मौजूद होता है, जो अराउजल और अटेंशन, यानी हम जब अचानक अलर्ट हो जाते हैं, हमारी अलर्टनेस या तवज्जो देने की जो कैपेबिलिटी है इसमें अपना रोल प्ले करता है, उसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये भी थैलेमस में मौजूद होता है। इसके बाद ये थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस के बिल्कुल क्योंकि नीचे होता है इसलिए इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है नीचे या कम। जब किसी चीज़ को कम मतलब का टर्म यूज़ करनी हो तो उसके लिए हाइपो यूज़ की जाती है, और ज़रूरत से अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उसके लिए टर्म हाइपर यूज़ की जाती है। तो हाइपर मीन्स ऊपर या ज़्यादा, और हाइपो मीन्स कम या नीचे। तो थैलेमस के क्योंकि नीचे बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट एक स्टाक के साथ लगा होता है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है जिसका हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का मास्टर है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ग्लैंड सिस्टम जब आएगा इंशाल्लाह आपको उसकी डिटेल समझ आ जाएगी कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम किस लिए होता है, उसके जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं वो क्या काम करते हैं। इन सब का मास्टर जो है वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है जी। हाइपोथैलेमस इसके अलावा हमारी थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करता है। जो हमारे प्राइमरी मोटिव्स हैं उन्हें स्पेशली हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके अलावा पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशन है इनमें अपना रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। और लास्टली हम जिक्र करेंगे सेरिब्रम का। सेरिब्रम हमारे जो फोरब्रेन है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो हमारे फॉरहेड से लेकर और हमारे हेड के सेंटर तक ऑलमोस्ट फैला हुआ है, उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है जी। ये पूरे ब्रेन का 80 to 85% सेरिब्रम ही होता है। ऑलमोस्ट 80% जो है वो सेरिब्रम होता है, और फोर ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा पार्ट भी यही है। सेरिब्रम बेसिकली दो हाफ्स में डिवाइड हुआ पड़ा है। उन दोनों हाफ्स को हम हेमिस्फीयर्स कहते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन दोनों की खासियत ये कि दोनों हेमिस्फीयर्स आपस में एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ अटैच है उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो दोनों हेमिस्फीयर हैं बॉडी की ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं, यानी जो राइट हेमिस्फीयर है बॉडी की लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। मेनली जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा डोमिनेंट है दोनों हेमिस्फीयर्स की अगर बात की जाए, लेकिन ये दोनों मेनली ऑपोजिट साइड्स को कंट्रोल करते हैं। और ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर के डोमिनेंट होने की एक दलील ये है कि ज़्यादातर लोग जो राइट हैंडेड होते हैं उनकी राइट साइड ज़्यादा फंक्शनल होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंडेड पर्सनस। ठीक है जी। तो दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है हमारा सेरिब्रम, और इसके ऊपर तकरीबन 2 मिलीमीटर मोटी एक लेयर होती है जिसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स का मतलब ही तय होता है। ठीक है जी। तो ये 2 मिलीमीटर एक ग्रे मैटर की तय होती है। ग्रे मैटर हम जब बात करते हैं तो बेसिकली ब्रेन दो तरह के मैटर से बना हुआ है, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। जो क्योंकि न्यूरॉन से मिलके बना है बेसिकली, तो हमारा सारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के दो ज़्यादा जो प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं उनमें सेल बॉडी और उसके गिर्द डेंड्राइट्स हैं, और दूसरी एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शेथ होती है, इसलिए उसका कलर वाइट नज़र आ रहा होता है। और जो सेल बॉडीज़ हैं उनके अंदर क्योंकि बहुत सारे और छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ फ्लूइड्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, जो भी उसमें इस तरह के सारे सियाल मादे होते हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं, सेल बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए उसका कलर जो है वो ग्रेश या डार्किश नज़र आ रहा होता है। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो ऊपर वाली लेयर है सेरेब्रम की 2 मिलीमीटर जिसकी विड्थ है, वो बेसिकली सेल बॉडीज से बनी हुई है, और उसकी जो
एक्सॉन्स हैं वो नीचे की तरफ है, इसलिए वो ऊपर से ग्रेश मैटर नज़र आ रहा होता है। ठीक है जी। तो ग्रे मैटर की लेयर है, ये लेयर जो है ये मेनली जो ब्रेन की जो सुपीरियर जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जिसमें थिंकिंग है, हमारी विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है, पेन है, टेम्परेचर है, लैंग्वेज है, ये सारी की सारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में काम हो रहा होता है। ठीक है जी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी इसको दोनों हेमिस्फीयर के ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को आगे से हम 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उन चारों पार्ट्स को 4 लोब्स कहा जाता है। ठीक है जी। हमारे क्योंकि ब्रेन के ऊपर ना कई तरह की फिशर्स बनी हुई हैं, कट बने हुए हैं, छोटे 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 बड़े। 2 जो ज़्यादा प्रोमिनेंट कट हैं या फिशर्स हैं, उनको हम फिशर ऑफ रोलैंडो और फिशर ऑफ सिल्वियस कहते हैं। जो वर्टिकल है ऊपर से नीचे की तरफ, वो फिशर ऑफ रोलैंडो है, और जो हॉरिजॉन्टल है इसे हम फिशर ऑफ सिल्वियस कहते हैं। ठीक है जी। तो इन जो फिशर्स हैं, इनकी वजह से जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो आगे से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उन चारों को हम लोब्स कहते हैं। उनमें फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब्स शामिल हैं। फ्रंटल लोब सामने की तरफ है, इसलिए फ्रंटल लोब्स ने कहा जाता है। इन्हें मोटर एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनको फ्रंटल लोब्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है जी। हमारे लिप्स की तक की मूवमेंट जो है, ये जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं जिन्हें हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रही होती है, इसीलिए फ्रंटल लोब्स को मोटर एरिया भी कहा जाता है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो इसके पीछे है जी, फ्रंटल लोब के पीछे पैराइटल लोब, ये फ्रंटल और ऑसिपिटल के दरमियान में होती है। ऑसिपिटल मीन्स अकबी साइड या पीछे वाली साइड, पीछे वाली लोब, फ्रंटल सामने वाली, इन दोनों के दरमियान जो है वो पैराइटल लोब है, इसलिए इसका नाम भी सेंटर में होने की वजह से पैराइटल लोब है। ठीक है जी। पैराइटल लोब जो है वो टच और टेम्परेचर को महसूस करती है। टच और टेम्परेचर की जो प्रोसेसिंग है वो पैराइटल लोब करती है। और ये फ्रंटल और पैराइटल के नीचे ये हमारी कनपट्टियों के पास जो लोब्स हैं वो टेम्पोरल लोब्स हैं। टेम्पोरल लोब स्मेल, टेस्ट और जो हियरिंग, स्मेल और टेस्ट के सेंसेस को जो है इनको कंट्रोल करती हैं टेम्पोरल लोब्स। ठीक है। ये क्योंकि टेम्पलेट्स पर होती हैं, कनपट्टियों पर होती हैं। टेम्पलेट्स मीन कनपट्टियाँ। ठीक है जी। टेम्पलेट्स पर होती हैं, इसलिए इनको टेम्पोरल लोब्स कहा जाता है। तो ये 4 लोब्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, जो 2 फिशर्स की वजह से 4 लोब्स में डिवाइड हो जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। और इनमें सेंसरी जो एरियाज़ मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो फ्रंटल लोब है, यहाँ लैंग्वेज और थिंकिंग और लर्निंग, इसका एरिया भी फ्रंटल लोब्स में ही मौजूद है। ठीक है जी। लेफ़्ट फ्रंटल लोब जो है, इसमें एक एरिया स्पेशली मौजूद है जिसे हम ब्रोका एरिया कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने ब्रोका का जिक्र किया था, पॉल ब्रोका ने एरिया डिस्कवर किया था। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो हमारा, उसके अंदर लैंग्वेज की प्रोडक्शन, स्पीच एंड लैंग्वेज की प्रोडक्शन के हवाले से एक एरिया मौजूद है जिसे ब्रोकाज एरिया कहा जाता है। ठीक है जी। और स्पीच एंड लैंग्वेज की कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से एक एरिया, वर्निक्स एरिया, जो राइट फ्रंटल लोब में मौजूद है। ठीक है जी। तो लेफ्ट फ्रंटल लोब में ब्रोका एरिया मौजूद है जो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो फ्रंटल लोब्स हैं वो थिंकिंग, लर्निंग वगैरह को भी कंट्रोल करती हैं। लेकिन मेनली जो फ्रंटल लोब्स हैं ये मोटर एरिया हैं, बॉडी की तमाम वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। सबसे पीछे जी ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब जो है, ऑसिपिटल मीन्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ मौजूद है। सबसे पीछे जो लोब है उसे ऑसिपिटल लोब कहते हैं। वो मुकम्मल तौर पर हमारी विजन को कंट्रोल करती है, क्योंकि विजन का बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए जो विजुअल एरिया है हमारा, उसे वो बेसिकली सारे का सारा फ्रंटल लोब में मौजूद, ऑसिपिटल लोब में मौजूद है। तो ऑसिपिटल लोब को विजुअल एरिया भी कहा जाता है। ठीक है जी। ये जो एरियाज़ हम इन्हें इसलिए कहते हैं, इनको एसोसिएशन एरियाज़ भी कहते हैं। किसी भी सेंस या किसी भी फंक्शन से रिलेटेड हमारी लोब्स के अंदर जो एरियाज़ हैं उनको हम एसोसिएशन एरियाज़ कहते हैं। ठीक है जी। एसोसिएटेड एरियाज़ या एसोसिएशन एरियाज़। ठीक है जी। ये बेसिकली हमारा फोर ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। ये जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसके नीचे हमारी जब बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम शुरू हो जाता है, वर्टेब्रल कॉलम के जो मोहरे हैं उनके अंदर से गुजर रहा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल मीन्स जो स्पाइन्स के अंदर, स्पाइन्स यानी मोहरे, जो रीढ़ की हड्डी है वर्टेब्रल कॉलम, उसके जो मोहरे हैं उनको हम स्पाइन्स कहते हैं। स्पाइन्स के अंदर से गुजरने वाला कॉर्ड यानी कि रसा, इसलिए इस सेंस में मैं इसे कह रहा हूँ क्योंकि ये जो सारी नर्व्स हैं जो बॉडी के अंदर फैली हुई हैं, वो सारी की सारी जो सी हैं वो ब्रेन में से जो 31 पेयर्स हैं वो इकट्ठे होकर पहले स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए वो इकट्ठे हैं पहले, उसके बाद वो मोहरों में से आहिस्ता आहिस्ता निकल कर बॉडी की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है जी। तो वो एक रस्से की शक्ल में समझ लें कि आपके समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ।
इकट्ठे हैं, इसलिए हम उसे स्पाइन्स में से गुजरने वाले इस रस्से को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली बॉडी और ब्रेन के दरमियान मेनली लिंक का काम करता है। इसके अलावा इसका एक अपना फंक्शन भी है, ये रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल करता है, ऐसे रिफ्लेक्स आर्क बनाकर। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है कि एक इन्फॉर्मेशन है जो सेंसरी नर्व्स जो वो लेकर आ रही हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड के पास आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास जाती हैं, ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग करता है, उस पर ऑर्डर तैयार करता है, फिर वो ब्रेन के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए मोटर नर्व्स के थ्रू मसल्स और जॉइंट्स और ग्लैंड्स तक पहुंच जाती हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात सिचुएशन जो उनसे वो इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, मिसाल के तौर पर मैं रह पाऊँ, अगर किसी नोकदार चीज़ पर आ जाए, किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाए तो हम झटके से उसको हटा लेते हैं, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली हम स्पाइनल कॉर्ड की वजह से परफॉर्म कर पाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स आर्क बनाता है। ये रिफ्लेक्स आर्क का मतलब ये है कि सेंसरी नर्व्स जो आ रही हैं इन्फॉर्मेशन लेकर, वो जब स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचती हैं तो स्पाइनल कॉर्ड बजाय इस इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर ब्रेन पे बस भेजने की बजाय वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन को जो है वो ब्रेन को भेजता है, बाकी खुद से ही ऑर्डर जो उनसे हैं वहीं से मोटर नर्व्स को दे देता है। तो सेंसरी नर्व्स और न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड और मोटर नर्व्स, इनके मिलने से ये जो आर्क बन रही है इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है और इसकी वजह से हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का ये एक मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये ब्रेन और बॉडी के दरमियान एक लिंक का ज़्यादा तौर पर काम करता है। ठीक है जी, 31 पेयर्स हैं नर्व्स के जो स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते जो हैं वो बॉडी तक जा रहे हैं और 12 पेयर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट ब्रेन से बॉडी तक आ रहे हैं। यानी आंखों तक आने के लिए नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते होकर उनका गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट ब्रेन से आंखों तक आ जाएंगे, ब्रेन से कानों तक आ जाएंगे, ब्रेन से ज़ुबान तक, ब्रेन से लिप्स तक, ब्रेन से हमारी चीक्स तक, जो भी नर्व्स यहाँ आनी है वो डायरेक्ट आ जाएंगी। लेकिन जो बॉडी बाकी में जानी है, हमारे हार्ट को, लंग्स को, किडनीज़ को, आर्म्स को, लेग्स को, वो स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते होकर जाएंगी। वो 31 पेयर्स हैं। जो ब्रेन से डायरेक्ट जा रही है वो 12 पेयर्स हैं। तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।